नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर अपने चैनल सारा लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज़ की तरह एक बार फिर हम डेली हिस्ट्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों की विस्तृत चर्चा को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आशा करते हैं ये सारे तथ्य आप सभी लोगों के लिए उपयोगी होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी टॉपिक हिस्ट्री ऑफ द डे से पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में हम लोग आज प्रमुख व्यक्तियों के जन्म दिवस के बारे में बात करेंगे। आज ही के दिन 1916 में 5 मई 1916 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का जन्म हुआ था। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। ये क्रम आप जरूर ध्यान रखिएगा। ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक था। बात करें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ये क्रम आप जरूर ध्यान रखिएगा। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट इनसे, ये यूपी से बनने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। यूपी से फर्स्ट। और बात करें अगर ये यूपी में कहाँ से हैं तो यूपी में कानपुर के पास एक स्थान है परौंख। ये परौंख कानपुर यूपी से हैं। तो इनसे जुड़ा 2-3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ये यूपी से पहले राष्ट्रपति हैं, भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। उत्तर प्रदेश के परौंख कानपुर से ये बिलोंग करते हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 को शुरू हुआ। बात करते हैं आज के दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति की जिनका आज जन्म दिवस है। आज ही के दिन 1479 में सिखों के तीसरे गुरु अमरदास का जन्म हुआ था। बात करें अमरदास जी की तो अमरदास जी 26 मार्च 1552 को सिखों के तीसरे गुरु बने थे। डेट याद रखिएगा, 26 मार्च 1552 1952 नहीं, 1552। 26 मार्च 1552 को सिखों के तीसरे गुरु अमरदास गुरु पद को धारण किए थे। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथा स्थापित की थी जो कि वर्तमान समय में भी सिख धर्म में संचालित है। वो है गुरु का लंगर। गुरु का लंगर की प्रथा को स्थापित करने का श्रेय गुरु अमरदास को जाता है। बात करें सिख धर्म के पहले गुरु की तो सिख धर्म के पहले गुरु हम सभी लोगों को पता है गुरु नानक देव थे। और सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। बात करें आज के अगले पॉइंट की तो आज ही के दिन 1818 में महान विचारक, इतिहासकार और जाने माने जर्मन अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स का पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था, जिनका जन्म 5 मई 1816 को जर्मनी में ट्रियर नामक जगह पे हुई थी और इनकी मृत्यु 14 मार्च 1883 को लंदन यूके में हुआ था। इन्हें पाश्चात्य राजनीतिक विचारक व प्रमुख दार्शनिक माना जाता है। इनसे जुड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर द कंपटीशन, इनकी 2 बुकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कंपटीशन के लिए। उन बुकों का नाम आप लोग जान लीजिए। पहली बुक का नाम है दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जो कि अधिकतर परीक्षाओं में आपको मिल जाएगी। दास कैपिटल के राइटर हैं कार्ल मार्क्स। दूसरी बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर इस पॉइंट को। कार्ल मार्क्स की 2 महत्वपूर्ण बुकें दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। बात करें अगर आज के अगले पॉइंट की तो आज के अगले पॉइंट में हम बात करेंगे प्रमुख व्यक्तियों के निधन के बारे में। आज ही के दिन 5 मई 1821 को चर्च के वर्चस्व को ढहाने और यूरोप को विज्ञान व बहुसंस्कृति की ओर मोड़ने वाले नेपोलियन का निधन हुआ था। बात करें अगर नेपोलियन की तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक ऐसा बादशाह हुआ जो आम आदमी से बढ़ते हुए बादशाह तक पहुंचा। इसका जन्म 15 अगस्त नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त
1969 को हुआ था और इसकी मृत्यु 5 मई अर्थात आज ही के दिन 5 मई 1821 को इसकी नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु से जुड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट, इनकी मृत्यु सेंट हेलेना द्वीप पे हुई थी। सेंट हेलेना द्वीप ये कहाँ है? ये दक्षिणी अटलांटिक सागर में है। बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। इन्हें भारत का नेपोलियन किसने कहा, ये क्वेश्चन भी आपसे कंपटीशन में पूछा जा सकता है। तो प्रमुख इतिहासकार बीएस स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। यह गुप्त वंश का महान प्रतापी शासक था जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। इस समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि यह कभी किसी युद्ध में नहीं हारा। हरिसेन इसके एक दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ दी हुई हैं। बात करें आज के और इम्पोर्टेंट फैक्टों की, तो आज ही के दिन 2006 में संगीत के जादूगर कहे जाने वाले संगीत निर्देशक नौशाद अली ने दुनिया को अलविदा कहा। नौशाद अली साहब के बारे में थोड़ी सी बात करें तो नौशाद अली भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार थे। इनका जन्म 26 दिसंबर 1919 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 5 मई 2006 को मुंबई में हुई थी। बात करें अगले पॉइंट की, तो आज ही के दिन 2006 में ये 2006 यहाँ पे ये पॉइंट गलत सबमिट कर दिया गया है। हम लोग लीला सेठ के बारे में बात कर रहे हैं। लीला सेठ भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, पॉइंट ध्यान रखिएगा, भारत की उच्च न्यायालय की प्रथम महिला। कल की वीडियो में ही हम लोगों ने इनके बारे में बात की थी। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। ये कहाँ के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी? तो हिमाचल प्रदेश की ये मुख्य न्यायाधीश थी। कब से कब? 1991 से 1992 के बीच में ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी। हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश, पहली महिला न्यायाधीश बनने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1930 को लखनऊ में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 मई आज ही के दिन 2017 में हुई थी। कब? 2017 में इनकी मृत्यु हुई थी नोएडा में। इनसे जुड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट, आज जो हमारी समाज में संयुक्त परिवारों में लड़कियों को अपने पिता के प्रॉपर्टी में जो बराबर का अधिकार प्राप्त है, वो उस अधिकार को दिलाने में लीला सेठ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। आज ही के दिन 1932 में जापान और चीन ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ये शांति समझौता क्यों आया या जापान चीन का युद्ध क्यों हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग कर लेते हैं। जापान और चाइना में 3 प्रमुख युद्ध हुआ क्या? 1927 में 1927 में जापान में तनाका स्मरण पत्र आया, या कहें तनाका नाम का व्यक्ति जापान में 1927 में प्रधानमंत्री था। उसने एक दूरदर्शी प्लान सोचा और वो ये प्लान था कि संपूर्ण एशिया पर जापान का कब्जा हो या जापान का विजय हो, जिसके लिए चीन जापान युद्ध हुआ। इस तनाका स्मरण पत्र में ये था कि अगर आपको एशिया में विजय करनी है या संपूर्ण एशिया पर प्रभुत्व रखनी है तो सबसे पहले आप चाइना को अपने अंडर में करो। मेन बात, जिसमें क्या हुआ, इस युद्ध में 1932-31 में जो द्वितीय चीन जापान युद्ध हुआ उसमें मंचूरिया
और ताइवान जो कि उस समय चाइना के कब्जे में थे, जापान ने उस पर कब्जा कर लिया। हालांकि 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जापान सरेंडर करता है तब ताइवान और मंचूरिया द्वीप चाइना को वापस कर देना पड़ता है। बात करें अगर जापान के बारे में, तो जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। यहाँ से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्टों की चर्चा हम लोगों ने की थी। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों से मिलकर बना है। हम लोग एक बार फिर से मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। ये है पहला द्वीप जिसका नाम हम लोगों ने पढ़ा था होक्काइडो। आपके कंपटीशन की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जापान 4 मुख्यतः द्वीपों से मिलकर बना है। पहला द्वीप है होक्काइडो। दूसरा द्वीप जो आपको ये इस पार्ट में दिख रहा है, ये छोड़ के ये एरिया, इसको हम लोग नाम देते हैं होन्शु। और ये जो छोटा सा एरिया यहाँ दिख रहा है आपको, इसको हम लोग नाम देते हैं शिकोकू। हमने पिछली वीडियो में इसकी चर्चाएं की हैं। और ये लास्ट में जो द्वीप बचता है इसको हम नाम देते हैं क्यूशू। तो जापान मुख्यतः 4 बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। जापान की राजधानी है टोक्यो। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। आज के अगले पॉइंट में आज ही के दिन 1936 में इटली के सैनिकों ने अदीस अबाबा पर कब्जा किया। बात करें इटली की, तो इटली की राजधानी है रोम और यह इटली यूरोप महाद्वीप में है। रोम का इतिहास काफ़ी पुराना है। बात करें अगर अदीस अबाबा की, तो अदीस अबाबा यूथोपिया की राजधानी है। अदीस अबाबा के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसे अफ्रीका की राजधानी भी कहा जाता है। बात करें अगर इथोपिया की, तो वर्तमान में इथोपिया के राष्ट्रपति हैं अबी अहमद अली। ये नाम इसलिए इसमें शामिल किया गया क्योंकि शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 अबी अहमद अली को ही दिया गया है, जो कि इथोपिया के राष्ट्रपति हैं। और इन्हें क्यों दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार? क्योंकि इथोपिया से जस्ट सटा हुआ एक देश है इरिट्रिया। इन दोनों देशों में सीमा विवाद था। इसी को समझौते द्वारा हल करने के लिए अबी अहमद अली को इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पॉइंट ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। आज ही के दिन 1961 में अमेरिका के पहले अंतरिक्ष यात्री, पॉइंट ध्यान रखिएगा, अमेरिका के पहले अंतरिक्ष यात्री कमांडर एलन शेपर्ड अपने अंतरिक्ष यान से अटलांटिक महासागर में उतरे। उन्हें एक हेलीकॉप्टर से पानी से बाहर निकाला गया। शेपर्ड अपनी इस यात्रा को शानदार शहर करार दिए। ये अमेरिका या नासा के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। बात करें अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। ये कब बने? 1984 में। अमेरिका के पहले अंतरिक्ष यात्री कब बने? 1961 में एलन शेपर्ड। और भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो उनका नाम है राकेश शर्मा। 1984 में ये बने। वर्तमान में ये बंगलुरु में निवास करते हैं। और ये भारत के तो पहले थे, लेकिन विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें आज के अगले पॉइंट में, तो आज ही के दिन सर्वोच्च न्यायालय ने संदिग्ध अपराधियों पर किए जाने वाले नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग तथा पॉलीग्राफ टेस्ट जैसी जांच को अस्वीकार कर दिया और इसे निजी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया। यहाँ पे आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है कि ये बैन किया गया सिर्फ किस पे? संदिग्ध अपराधियों पे। जिनकी अपराध पुष्टि हो जाती है उनके साथ ऐसे टेस्ट किए जा सकते हैं सत्यता की पुष्टि के लिए, लेकिन जो संदिग्ध हैं उनके साथ ऐसा टेस्ट
नहीं किया जा सकता है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 में आदेश दिया। बात करें कल के हमारे प्रश्न का उत्तर देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति मिस्टर प्रसून त्रिपाठी, जो कि लगातार उत्तर देते रहते हैं कमेंट बॉक्स में, जिन्होंने कल के प्रश्न का उत्तर दिया है। कल का प्रश्न था हिंदी भाषा में पहला समाचार पत्र कौन था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? प्रसून त्रिपाठी जी ने सही उत्तर दिया है। उदंड मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। ये 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। ये एक साप्ताहिक पत्र था। हालांकि 1827 में रुपए की कमी की वजह से इस पत्र को बंद कर देना पड़ा। बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप अपना जवाब कमेंट में ज़रूर पिन करें, हम आपको अपने वीडियो में पिन करेंगे। आप लोग इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल GK भाई हरिओम पांडे सर से भी प्राप्त कर सकते हैं। चैनल टेलीग्राम पे GK भाई हरिओम पांडे सर को सब्सक्राइब करें, वहाँ आपको इसका संपूर्ण PDF फुल डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। आशा करते हैं आज का सेशन आप सभी लोगों को पसंद आएगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी, आज से हम लोग हिस्ट्री ऑफ द डे की चर्चा 4 बजे करेंगे। मॉर्निंग में हम लोग अपने स्पेशल पॉइंट को कल से आप लोगों के लिए किसी महत्वपूर्ण विषय पे स्पेशल पॉइंट की चर्चा करेंगे। आपको हिस्ट्री ऑफ द डे की वीडियो 4 बजे मिलेगी, मंडे टू संडे। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं कल कुछ और रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।